नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अब हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। हम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड मैथ्स के फर्स्ट ग्रेड के एंड सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड इनके मैथ से रिलेटेड जो भी अपना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम आगे की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। जो भी आपके 11th-12th के टॉपिक है या बीएससी के जो भी टॉपिक है उनको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो विद्यार्थी या जो साथी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो उन तक ये मैसेज पहुंचाए और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को इस मिशन में जोड़े। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11th का जो बेसिक टॉपिक है। स्टार्टिंग मैथ्स की क्लास होती है समुच्चय या सेट। तो समुच्चय किसे कहते हैं? बहुत सारी वस्तुओं का कोई एक संग्रह, उसे हम समुच्चय कहेंगे। बस कंडीशन ये है कि वो समुच्चय सुपरिभाषित होना चाहिए, यानी भिन्न भिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। समुच्चय को कैपिटल ए बी सी इससे हम रिप्रेजेंट करेंगे या लिखेंगे, और समुच्चय के जो भी अवयव होंगे उनको हम स्मॉल ए बी सी से लिखेंगे। जैसे कोई भी समुच्चय ए मान लो आपको दे रखा है, उसमें 1 से लेकर 5 तक की प्राकृत संख्याएं हैं। तो ये जो समुच्चय है इसमें कैपिटल ए बी सी इससे हम समुच्चय को प्रकट करेंगे। तो ये एक समुच्चय ए है जिसके अंदर ये 5 अवयव है। अब इसके जो अवयव है उनको हम स्मॉल ए बी सी या 1 2 3 जो भी है इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम, ए बी सी डी ई। तो स्मॉल ए बी सी जहाँ भी लिखा होगा उसका मतलब ये है कि वो समुच्चय के अवयव है, और कैपिटल ए बी सी का मतलब है वो समुच्चय। अगर कोई अवयव इस समुच्चय में है या इस समुच्चय से संबंधित है, जैसे ए इस समुच्चय ए में है, तो इसके लिए हम ये वाला सिंबल काम में लेते हैं, बिलोंग्स टू या इससे संबंधित है। यानी ए बिलोंग करता है कैपिटल ए से, यानी ये इसका अवयव है। जबकि इसमें कहीं भी एफ नहीं है, तो एफ समुच्चय ए से संबंधित नहीं है या इसका अवयव नहीं है, तो इसके लिए हम इस सिंबल को काट देते हैं। एफ डज नॉट बिलोंग्स टू ए, या एफ जो है वो ए का अवयव नहीं है। उसके अलावा समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए 2 प्रकार की विधियां होती है। पहली जो विधि है वो है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि तो इसमें पहला होता है समुच्चय निर्माण विधि, और दूसरा जो रूप है समुच्चय का वो होता है सारणी या रोस्टर रूप। 2 प्रकार से प्रकट किया जाता है। तो पहला जो समुच्चय निर्माण विधि है, इसके अंदर कोई भी समुच्चय हो उसको हम पहले यहाँ लिखेंगे x, और फिर उसका नियम लिखेंगे कि x किस प्रकार के जो x है या किस प्रकार की जो संख्या या अवयव है वो इसमें समुच्चय में आ सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिखते हैं रूल x बिलोंग्स टू n, यानी यहाँ पे एक प्राकृत संख्या है x तथा x का मान 5 या 5 से कम है। तो हमने यहाँ पे x लिख दिया, यानी यहाँ पे वो x या वो अवयव आएंगे जो एक तो प्राकृत संख्या होनी चाहिए तथा जिनका मान 5 या 5 से कम होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे रूल डिफाइन कर दिया, इसीलिए इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि की समुच्चय का निर्माण कैसे होगा। दूसरा जो है सारणी या रोस्टर प्रणाली। रोस्टर रूप में हम जो समुच्चय है उसमें उसके सभी अवयवों को लिखेंगे मझला ब्रैकेट के बीच में, और इसके प्रत्येक अवयव को लिखेंगे। जैसे ये था समुच्चय हमारा, इस समुच्चय में हमें पता है कि 5 से छोटी और प्राकृत संख्याएं हमारे पास होती है 1 2 3 4 और 5। तो जितने भी अवयव थे उन सभी अवयव को हमने यहाँ पे लिख दिया है, उनको मझला ब्रैकेट में लिखेंगे और बीच में कोमा लगाएंगे सब में। तो दोनों का मतलब तो एक ही है कि समुच्चय में 5 अवयव है 1 से लेकर 5 तक।
अगर उनको सभी अवयवों को आप लिखोगे तो वो कहलाएगा रोस्टर रूप या सारणी विधि, और यदि आप नियम रूप में उसको लिखोगे तो उसको वो होगा समुच्चय निर्माण विधि रूप। दो विशेष बातें हैं कि पहला ये है, इसके अंदर अवयव जो आप लिख रहे हैं उसमें क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। आप चाहे इसकी जगह 1 2 3 4 5 लिखो या 1 5 3 4 2 ऐसे लिखो, दोनों का मतलब एक ही है कि इस समुच्चय या इस सेट में 5 अवयव है, 1 से लेके 5 तक संख्या। दूसरा है, अगर एक से ज्यादा अवयव की पुनरावृत्ति हो रही है अवयव की, अगर जैसे इसमें अगर 5 2 बार आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि हम उसको 2 बार लिख दें, या 2 3 बार आ रहा है तो उसको 3 बार लिख दें। कितनी भी बार किसी अवयव की पुनरावृत्ति हो जाए उस अवयव को हम सिर्फ एक बार ही इसमें समुच्चय में दर्शाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे समुच्चयों के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं समुच्चय, टाइप्स ऑफ सेट्स। या समुच्चयों के प्रकार। तो समुच्चय का सबसे पहला जो प्रकार है वो होता है रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। रिक्त समुच्चय उस समुच्चय को कहते हैं जिस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं हो। जैसे समुच्चय ए ऐसा समुच्चय है जिसमें x ऐसे अवयव होंगे जो x बिलोंग्स टू n, x प्राकृत संख्या से संबंधित होगा और x का जो मान है वो 4 से बड़ा होगा और 5 से छोटा। तो इस समुच्चय को जब आप, ये अभी हमें समुच्चय निर्माण विधि रूप में दे रखा है, जब हम इसको रोस्टर रूप में बदलेंगे तो इस समुच्चय में क्या आएगा, ऐसी कौन सी प्राकृत संख्या है जिसका मान 4 से बड़ा और 5 से छोटा हो, तो ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं होती है, अतः इस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं आएगा। तो इस प्रकार का जो भी समुच्चय होता है उसको हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय, जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो। रिक्त समुच्चय को लिखने का तरीका, एक तो ऐसे लिख दो आप मंझला ब्रैकेट जिसके अंदर कुछ नहीं हो, तो इसका मतलब है इसमें कोई अवयव नहीं है, रिक्त समुच्चय। या फिर एक सिंबल इसके लिए काम में लिया जाता है जिसको कहते हैं फाई, ऐसे इसको दर्शाते हैं फाई। तो फाई का मतलब है कि रिक्त समुच्चय को दर्शाने के लिए सिंबल हमारा काम में लिया जाता है। दूसरा जो समुच्चय होता है उसको बोलते हैं एकल समुच्चय या सिंगलटन सेट। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसको हम एकल अवयव बोलते हैं। जैसे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x का जो मान है वो 4 से बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा। तो आप देखोगे ऐसी प्राकृत संख्या जिसका मान 4 से बड़ा और 6 से छोटा हो, तो ऐसी संख्या कौन सी होती है, रोस्टर रूप में इसको लिखेंगे तो इसमें एक संख्या आ जाएगी 5। तो ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसको हम सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय कहते हैं। उसके अलावा तीसरा जो इसका प्रकार है वो है परिमित समुच्चय तथा अपरिमित समुच्चय। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। तो परिमित समुच्चय किसे कहते हैं तथा अपरिमित समुच्चय। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट या परिमित समुच्चय कहेंगे जिस समुच्चय में अवयव की संख्या परिमित हो, यानी अवयव की संख्या को हम गिन सकते हैं। इस प्रकार के समुच्चय को हम परिमित समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे x ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका मान 100 से कम है, 100 के बराबर या उससे कम है। तो इसका मतलब इस समुच्चय में जो हमारे पास संख्या मिलेगी 1 2 3 4 से लेके और 100 तक, कुल 100 संख्या मिल जाएगी हमें, तो आप उनको गिन सकते हैं हम, तो ये समुच्चय परिमित समुच्चय होगा। उसके अलावा
जिस समुच्चय में अवयवों को हम गिन नहीं सकते हैं वो अपरिमित समुच्चय कहलाएगा, या उसमें अनंत संख्या होती है। जैसे प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है इसमें आप देखोगे 1 2 3 से लेके अनंत तक संख्या होती है। कुल कहाँ तक होगी ये हमें भी नहीं पता है। तो इस प्रकार का जो समुच्चय है वो अपरिमित समुच्चय कहलाता है, और जिस समुच्चय के अवयवों की संख्या को हम गिन सकते हैं वो समुच्चय परिमित समुच्चय कहलाता है। तो अपरिमित समुच्चय कौन कौन से हो गए? n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, z पूर्णांक संख्याएं, और z या i से लिखते हैं इसको। उसके बाद रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सभी अपरिमित समुच्चय के उदाहरण हैं। इससे पहले जो अपने पढ़े थे रिक्त समुच्चय या एकल समुच्चय, ये परिमित समुच्चय के उदाहरण है। इसके बाद इसका जो चौथा प्रकार है उसको बोलते हैं समुच्चय की गुणात्मक संख्या। समुच्चय की गुणात्मक संख्या या कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। गुणात्मक संख्या का मतलब है कि कोई भी परिमित समुच्चय है उसमें मान लो हमारे पास एक परिमित समुच्चय है 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर हमें 5 अवयव है हमारे पास, तो इसको हम या तो ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब है उस समुच्चय की गुणात्मक संख्या या कार्डिनल नंबर क्या है। तो इसमें कुल 5 अवयव है तो इसकी गुणात्मक संख्या हो जाएगी 5। बाहर स्मॉल n लगा देंगे तो इसका मतलब है कि इसकी गुणात्मक संख्या, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे कार्डिनल a बराबर 5। तो इस समुच्चय a का जो गुणात्मक संख्या है वो इसकी 5 है। इसके बाद पांचवा समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय या इक्विवेलेंट सेट्स, यदि दो समुच्चयों की गुणात्मक संख्या या कार्डिनल नंबर अगर बराबर है, जैसे समुच्चय A में 1 2 3 4 5 6 5 संख्याएं हैं, समुच्चय B में A B C D E ये 5 अवयव है, तो आप देखोगे कि एक जो समुच्चय A है उसका गुणात्मक संख्या या कार्डिनल नंबर उसका 5 है, समुच्चय B का भी कार्डिनल नंबर 5 है। तो यदि दो समुच्चय ऐसे दे रखे हैं जिनके कार्डिनल नंबर या गुणात्मक संख्या समान हो तो उन दोनों समुच्चयों को समतुल्य समुच्चय या इक्विवेलेंट सेट्स कहा जाता है। इसीलिए समुच्चय A और B दोनों समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे। नंबर 6 समान समुच्चय। यदि दो ऐसे समुच्चय आपको दे रखे हैं, समान समुच्चय या इक्वल समुच्चय किसे कहते हैं, यदि दो समुच्चय ऐसे दे रखे हैं कि A का प्रत्येक अवयव समुच्चय A का प्रत्येक अवयव B में हो तथा समुच्चय B का प्रत्येक अवयव A में हो, तो इस प्रकार का कोई भी समुच्चय होगा वो आपस में समान समुच्चय कहलाते हैं। जैसे समुच्चय A में हमारे पास संख्याएं हैं 1 2 3 4 और समुच्चय B में हमारे पास संख्याएं हैं 4 1 3 2। तो ये दोनों समुच्चयों में आप देखोगे कि 1 2 3 4 1 2 3 4 ये संख्याएं हैं, इसीलिए समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B में है तथा समुच्चय B का प्रत्येक अवयव समुच्चय A में है, इसलिए इन दोनों समुच्चयों को हम कहेंगे समान समुच्चय। उसके बाद नंबर 7 पे आता है उपसमुच्चय तथा अधिसमुच्चय। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये उपसमुच्चय तथा अधिसमुच्चय किसे कहते हैं। सबसेट
एंड सुपरसेट। तो उपसमुच्चय हम किसे कहेंगे? यदि हमें एक समुच्चय A दे रखा है जिसमें अवयव है 1 2 3 4 5 और समुच्चय B इस प्रकार से है 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 तक प्राकृत संख्या है। तो आप देखोगे कि समुच्चय A के जो सारे अवयव है वो B के पास है पहले से, उसके अलावा उसके पास इसके अलावा भी अलग 6 7 8 9 10 वो अवयव भी है। तो समुच्चय A के सभी अवयव समुच्चय B में है तथा समुच्चय B के पास ऐसे अवयव भी है जो समुच्चय A में नहीं है। तो इस प्रकार का जो समुच्चय A है वो समुच्चय B का उपसमुच्चय कहलाएगा, यानी इसके आधे अवयव लेके जो समुच्चय बना रहे हैं वो समुच्चय A बन गया। तो ये इसका एक छोटा पार्ट हो गया B का। तो समुच्चय A जो है वो समुच्चय B का उपसमुच्चय कहलाएगा, जिसको हम ये निशान लगा के दर्शाते हैं। इसका मतलब है समुच्चय A B का उपसमुच्चय है। और जो समुच्चय B है वो समुच्चय A का अधिसमुच्चय कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखना है कि जो समुच्चय A है जो छोटे वाला वो उपसमुच्चय है और जो बड़े वाला समुच्चय है वो A का अधिसमुच्चय कहलाएगा। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, यानी A स्वयं का उपसमुच्चय होगा। और दूसरा जो रिक्त समुच्चय है वो हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ये दो विशेष बातें हैं, इनको ध्यान रखना। यानी हर एक कोई भी समुच्चय ले लो, एक तो वो स्वयं और एक रिक्त समुच्चय फाई, ये दोनों तो हमेशा उसके उपसमुच्चय होंगे ही होंगे। इसके अलावा अगर कोई उपसमुच्चय होगा तो उसको हम कहते हैं उचित उपसमुच्चय या प्रॉपर सबसेट, और इन दोनों को कहते हैं इम्प्रॉपर या अनुचित उपसमुच्चय। अब जैसे समुच्चय A हमें कोई समुच्चय A है 1 2 3, तो इस समुच्चय के उपसमुच्चय कुल कितने उपसमुच्चय होंगे अगर ये देखना हो हमें, तो इसके उपसमुच्चय बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि इसका एक उपसमुच्चय होगा 5, दूसरा इसका उपसमुच्चय A, ये दोनों तो हमेशा ही होंगे, समुच्चय स्वयं तथा फाई हमेशा उपसमुच्चय होते हैं। उसके अलावा 1 2 3 1 2 1 3 और 2 3, और उसके बाद 1 2 3 जो कि A ये खुद है। तो आप देख सकते हैं हमने पहले एक अवयव को लेके उपसमुच्चय बना दिया, फिर इस 2 को, फिर इस 3 को अलग अलग रख के, तो ये भी उपसमुच्चय हो गए। फिर 1 2 इन दोनों को एक साथ लिया, फिर 1 3 को और 2 3 को, इनको अलग अलग लेके उपसमुच्चय बनाए, और ये तीनों एक साथ जब आएंगे तो वो A ये बन जाएगा खुद। और 5 का मतलब है कि हमने एक भी अवयव नहीं लिया इसमें से। तो कुल इसके कितने अवयव बन गए? 3 3 6 और 2 8। तो यदि समुच्चय A में अगर 3 अवयव है तो इसके कुल कितने उपसमुच्चय बना सकते हैं हम? 8। तो इसका सूत्र होता है फॉर्मूला उपसमुच्चयों की संख्या। इसका सूत्र होता है 2 की पावर n। यहाँ लिख देता हूं मैं, यदि समुच्चय में अगर n अवयव है तो इसके जो उपसमुच्चय होते हैं उसमें कुल कितने अवयव होंगे? कुल मतलब कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं? 2 की पावर n उपसमुच्चय इसके बन सकते हैं। उसके बाद 8वां है घात समुच्चय। घात समुच्चय या पावर सेट। घात समुच्चय किसे कहेंगे? यदि कोई समुच्चय A आपको दे रखा है तो
घात समुच्चय को हम पी ए से लिखेंगे, पावर सेट ऑफ ए या ए का घात समुच्चय। और इसके अंदर इस ए के सभी उप समुच्चयों को लिखा जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो समुच्चय ए में वही 1 2 3 तीन अवयव है, तो इसके घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे, ये हमने उप समुच्चय बनाए थे। तो घात समुच्चय होता क्या है, इस जो समुच्चय ए है इसके सभी उप समुच्चय उनको इकट्ठा करके एक समुच्चय जो बनाएंगे हम उसे कहेंगे घात समुच्चय। तो इसके जो भी उप समुच्चय है कितने बनते हैं उप समुच्चय, तो अभी सूत्र पढ़ा था हमने, सूत्र इसका 2 की पावर n, और n का मान है यहाँ पे 3, इसके अंदर 3 अवयव है तो इसके उप समुच्चयों की संख्या हो जाएगी 2 की पावर 3 बराबर 8। तो इसके कुल 8 उप समुच्चय होंगे और सभी उप समुच्चयों को इकट्ठा करके यहाँ जिस समुच्चय जब बनाएंगे उसको बोलते हैं घात समुच्चय या पावर सेट। तो इसके सभी उप समुच्चय जो भी बन रहे हैं उसको यहाँ लिख देते हैं और इकट्ठा कर लेते हैं। तो 5a 1 2 3 1 2 1 3 एंड 2 3। तो ये जो समुच्चय बना है इसके सभी ए के सभी उप समुच्चयों को इकट्ठा करने के बाद इस समुच्चय को हम बोलेंगे घात समुच्चय, ए का घात समुच्चय या पावर सेट ऑफ ए। इसके अंदर कुल कितने अवयव हैं, कितने ए के उप समुच्चय बनेंगे और कितने उप समुच्चय बनेंगे, इस सूत्र से 2 की पावर n, n मतलब इसके कितने अवयव हैं, 2 की पावर 3 8। तो कुल 8 उप समुच्चय है, उनको इकट्ठा हमने किया तो घात समूह में हमेशा घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे, हमेशा इसके अवयव होंगे 2 की पावर n। घात समुच्चय में हमेशा क्या आएंगे उप समुच्चय, और उप समुच्चय का जो सूत्र है 2 की पावर n वो इसके अवयव होते हैं। तो इसलिए घात समुच्चय में हमेशा कितने अवयव होंगे, 2 की पावर n अवयव होंगे, जहाँ पे n का मतलब है समुच्चय a की गुणात्मक संख्या या कार्डिनल नंबर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। इसके बाद 9वां सार्वत्रिक समुच्चय। या यूनिवर्सल सेट। तो सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं और किसे कहेंगे हम सार्वत्रिक समुच्चय। यदि मान लो आपको कोई भी 2 या 3 समुच्चय दे रखे हो, समुच्चय ए है 1 2 3, समुच्चय बी है 5 6, समुच्चय सी है 2 3 8। मान लो ये 3 आपको समुच्चय दे रखे, तो इन सब के लिए जो सार्वत्रिक समुच्चय होगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो समुच्चय है या इसका कोई भी सुपर सेट होगा वो हमेशा इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। यानी सार्वत्रिक समुच्चय वो समुच्चय होता है जिसके अंदर आपको जो भी समुच्चय दे गए हैं वो सभी उसके उप समुच्चय होने चाहिए। जैसे समुच्चय ए इस सेट का उप समुच्चय है, समुच्चय बी भी इसका उप समुच्चय है और सी भी इसका उप समुच्चय है। तो जो भी आपको समुच्चय दे रखे हैं, चाहे 3 हो चाहे 5 हो, तो इन सभी का जो सुपर सेट होगा वो सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। यानी ये जो भी समुच्चय आपको दे रखे हो वो सभी इस जिस भी समुच्चय के उप समुच्चय होते हैं उसको हम सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि 2013 में आया था, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2013 में। दो परिमित समुच्चयों में m और n अवयव हैं। प्रथम समुच्चय में कुल उपसमुच्चयों की संख्या द्वितीय समुच्चय के कुल उपसमुच्चयों की संख्या से 56 अधिक है। तो m तथा n का मान ज्ञात करो।
कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2013 में क्वेश्चन आया था। ये दो समुच्चय है, पहले समुच्चय में m अवयव है और समुच्चय बी जो दूसरा समुच्चय है उसमें n अवयव है। तो ये दिया है कि पहले समुच्चय में अगर m अवयव है तो इसके कितने उपसमुच्चय होंगे, 2 की पावर m उपसमुच्चय। पहला जो समुच्चय है उसके उपसमुच्चयों की संख्या हो जाएगी 2 की पावर n और जो दूसरा है उसके उपसमुच्चयों की संख्या हो जाएगी 2 की पावर n। अब सवाल में ये दिया है आपको कि पहले समुच्चय के उपसमुच्चयों की जो संख्या है 2 की पावर m वो दूसरे समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या यानी 2 की पावर n से 56 अधिक है। यानी कि 2 की पावर m जो है पहले समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या वो दूसरे समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या से 56 अधिक है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास और इसको फिर हमें सरल करना है। तो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n बराबर 56। तो अब इसमें हमें m तथा n का ऐसा मान देखना है ताकि आपको उन दोनों का अंतर 56 मिल जाए। के लिए है अब इसमें आप देख सकते हो या तो ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं ऑप्शन रख के देख सकते हो। ऑप्शन में आपको दे रखा है कि जब m का मान आप रखोगे इसमें 6 तो 2 की पावर 6 का मतलब हो गया 64 माइनस 2 की पावर 3 इसका मतलब है 8 और 64 माइनस 8 बराबर 56 होता है हम जानते हैं। तो इसमें से जो सेकंड ऑप्शन है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप डायरेक्ट इसमें ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका उत्तर हो जाएगा।